नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे अस्थमा और इसका यौगिक प्रबंधन। अस्थमा एंड इट्स यौगिक मैनेजमेंट। योग के द्वारा अस्थमा रोग का प्रबंधन कैसे किया जाए। सबसे पहले अस्थमा के कुछ जो प्रमुख सिम्टम्स हैं उनको देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि अस्थमा लंग्स से जुड़ी हुई बीमारी है, फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारी है। और इस बीमारी की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो ये है कि जब इस बीमारी का अटैक नहीं होता है तो व्यक्ति ऐसे स्वस्थ रहता है कि उसको कोई दिक्कत नहीं होती और एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह से उसके सामान्य और सारे दिनचर्या के कार्य होते हैं। अपनी दिनचर्या या डे टू डे लाइफ में उसको किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब अस्थमा का अटैक होता है और यह एक्टिव अवस्था में होता है तब उसको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है और उसी के साथ साथ और ढेर सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं। लेकिन इस बीमारी का जो केंद्र बिंदु है वो श्वास की अधिकता है। उसको उसके नंबर ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसे मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है और यह चलने में, उठने बैठने में भी उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके साथ साथ सांस लेने में आवाज़ भी आती है और इसका मुख्य कारण श्वसन नलिका में सूजन हो जाना होता है। थकावट भी ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी लगती है और यह दिक्कत अचानक सडनली बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि अस्थमा का अटैक ज़्यादातर मध्य रात्रि में या मध्य रात्रि के बाद, जो पछली रात है 4-5 के आसपास का समय, उस समय अस्थमा का अटैक ज़्यादातर पड़ता है। यह समस्या कई बार ठंड में ज़्यादा बढ़ जाती है और चूंकि लंग्स से जुड़ी हुई समस्या है तो ऐसे लोगों को कई बार कफ भी बहुत ज़्यादा बनता है, कफ निकलने में दिक्कत होती है। इससे श्वसन के प्रवाह में या श्वसन की प्रक्रिया में और ज़्यादा बाधा उत्पन्न होती है, तो ऐसे व्यक्ति को सांस लेने में और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये कुछ सामान्य सिम्टम्स रहे अस्थमा की बीमारी के। अब आइए देखते हैं कि अस्थमा रोग का योग में क्या उपचार है और योग के द्वारा इसका कैसे प्रबंधन किया जा सकता है। आइए इसके उपचार के बारे में देखते हैं। अस्थमा का जो उपचार है उसमें मुख्य रूप से योग के 3 अंग सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं। नंबर 1 षटकर्म, नंबर 2 आसन और नंबर 3 प्राणायाम। तो ये 3 तरह के अभ्यास अस्थमा जैसी समस्या में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं। उसमें आइए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं षटकर्म। षटकर्म में जैसा हम जानते हैं कि 6 क्रियाएं होती हैं और उन 6 क्रियाओं के द्वारा शरीर के अलग अलग हिस्से का शोधन किया जाता है। नंबर 1 धौती, नंबर 2 वस्ती, नंबर 3 नेति, नंबर 4 नौली, नंबर 4 नौली और नंबर 5 पे त्राटक आता है। नंबर 5 पे त्राटक और नंबर 6 पे कपालभाति। तो इस प्रकार ये 6 क्रियाएं हैं जिनके द्वारा शोधन किया जाता है, शरीर के अलग अलग हिस्से का शोधन किया जाता है। इसके बारे में सूत्र भी है, धौतिर्वस्थिर तथा नेतिर, धौतिर्वस्थिर तथा नेति नौल की त्राटकम तथा कपालभाति शैतानि षटकर्माणि समाचरे। ये गरंड संहिता का सूत्र है जो मैंने पढ़ा और इसके साथ साथ हठ प्रदीपिका का भी सूत्र है जो सामने दिखाया जा रहा है।
धौतिर्वस्थिर तथा नेति त्राटकम नवलिकम तथा कपालभातिश्चैतान षटकर्माणि समाचरे। दोनों ग्रंथों में इनके आर्डर को लेकर बहुत माइनर भेद है, लेकिन दोनों ने इन्हीं षटकर्मों को माना। तो इन षटकर्मों के द्वारा जो शरीर के अलग अलग हिस्सों की शुद्धि की जाती है, उसमें अस्थमा रोग में कौन सा अभ्यास सबसे अधिक प्रभावी है? तो नंबर 1 पे धौती। धौती से मुख्य रूप से आमाशय की सफाई होती है, परंतु उसके साथ साथ लंग्स पर भी आमाशय की शुद्धि का प्रभाव लंग्स पर भी सीधे पड़ता है। कफ चूंकि इस बीमारी का प्रमुख घटक है और कफ के उत्पत्ति का स्थान आमाशय माना गया है। योगिक ग्रंथों में स्पष्ट तौर पर कफ और उससे जनित जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए धौती क्रिया को सबसे प्रभावशाली माना गया है। हठ प्रदीपिका में भी माना गया है, दृढ़ संहिता में भी माना गया है कि धौती क्रिया से कफ से जनित जो भी बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों का उपचार धौती क्रिया से किया जाता है। धौती में कुंजल क्रिया, जिसको जल वमन भी बोलते हैं, जिसमें पानी पी करके फिर पानी को उमटिंग किया जाता है, उल्टा जाता है, उसकी एक विशेष टेक्निक होती है, वो आप लोगों ने सीखा होगा। और अगर नहीं सीखा है तो समय निकालिए और इसको सीखिए। तो धौती क्रिया में पूरा पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद आपका ये सेकेंड ईयर, आप लोग 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, इसके प्रैक्टिकल का अभ्यास सेकेंड ईयर और 3rd ईयर में है सिलेबस में, जहाँ पर षटकर्मों के अभ्यास, प्रैक्टिकल अभ्यास की बात है। क्योंकि ये पेपर आपका पूरा थेरेप्यूटिक पेपर है। आपके इस पेपर का नाम है थेरेप्यूटिक योगा, यानी योग का चिकित्सीय जो पक्ष है, योग से उपचार कैसे किया जाए। ये 4th ईयर का चौथा पेपर है और उसके अंतर्गत हम दमा की बीमारी का देख रहे हैं कि इसमें षटकर्मों का कैसे, षटकर्मों के द्वारा इसका उपचार कैसे किया जाए। तो धौती में वस्त्र धौती भी इसमें प्रभावशाली है और जल धौती भी प्रभावशाली है। क्योंकि वस्त्र धौती बहुत ही टिपिकल क्रिया है और वह बिना अच्छे से सीखे उसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। लेकिन जो जल पी करके उमटिंग करने की कुंजल जिसको बोलते हैं, बहुत ही सहज क्रिया है, सरल क्रिया है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। पानी पीना, कागासन में बैठ करके पानी पीना और उसके बाद कमर से 45 डिग्री पे झुक करके बाएं हाथ की 5 उंगलियों को नाभि पे रख करके प्रेस करना और दाहिने हाथ की 2 उंगलियों को मुंह के अंदर जिह्वा मूल को स्पर्श करने का प्रयास करना। तो इसने इतने से ही पानी फोर्स के साथ बाहर निकलने लगता है। तो इस क्रिया से अस्थमा रोग का प्रबंधन होता है। इसके अलावा नेति क्रिया, नेति क्रिया जो है वह मुख्य रूप से नासिका मार्ग की सफाई कर होती है इससे, लेकिन यह भी कफ से संबंधित समस्याओं में कारगर है। तो चूंकि अस्थमा कफ इसका केंद्र बिंदु है या कफ से उत्पन्न होने वाली समस्या है, इसलिए नेति क्रिया भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो इस प्रकार से नीति का अभ्यास आप लोगों ने देखा। अब उसके बाद 6ठे नंबर की जो क्रिया है कपालभाति। तो ये कपालभाति में श्वास को एक बार भरने के बाद टुकड़े में मात्र एक्सेल ही किया जाता है। इस अभ्यास की विशेषता यही है कि इसमें इनहेल जो है वो पैसिव हो जाता है और एक्सेल एक्टिव हो जाता है। तो फोर्स के साथ श्वास को हम इसमें बाहर करते हैं। तो यह क्रिया भी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है और कपाल के हिस्से की शुद्धि करती है। तो इसमें धौती नंबर 1 पर जो दिखाया जा रहा है, नेति नंबर 3 पर और 6 नंबर की कपालभाति, ये 3 क्रियाएं षटकर्म की रोग में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। इसके साथ वस्ती क्रिया, जिसका प्रचलित रूप एनीमा है, आप सभी जानते हैं। एनीमा अगर कोष्ठबद्धता है, रोगी को कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है,
तो वस्ती का प्रयोग भी किया जा सकता है, जिससे उसके बीमारी में लाभ मिलेगा। परंतु मुख्य रूप से धौती, नेति और कपालभाति षटकर्म को लाभ देने के लिए, अस्थमा का इलाज करने के लिए षटकर्म की यही 3 क्रियाएं सबसे अधिक अस्थमा के रोग में प्रभावशाली हैं। अब आइए देखते हैं आसन। कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो अस्थमा के रोग में प्रभावशाली हैं। अस्थमा के रोग में मुख्य रूप से वो आसन प्रभावशाली हैं जो आसन लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, लंग्स के एक्सपेंशन को या लंग्स के खिंचाव को बढ़ाते हैं। यहाँ पर कुछ आसन दिए गए हैं, उनमें से उन आसनों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ लाल रंग से, जो आसन इस बीमारी में सबसे ज़्यादा प्रभावी है, जो आसन अस्थमा की समस्या में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं, उनको लाल रंग से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त जो भी आसन यहाँ पर दिखाए गए, सभी आसन अस्थमा रोग में प्रभावशाली है। इनके अभ्यास से लंग्स की कैपेसिटी की वृद्धि होती है। एक एक करके सभी आसन देखते हैं। खड़े होने वाले में ताड़ासन, हस्तोत्थान आसन, तिर्यक ताड़ासन, ये 3 आसन मुख्य रूप से हमने लिखे हैं। ताड़ासन में हम बॉडी को ऊपर की ओर खींचते हैं, तो लंग्स का जो ऊपरी हिस्सा है वह इसमें प्रभावित होता है मुख्य रूप से, क्योंकि शोल्डर और ऊपर की जो क्लेविकल बोन है वह ऊपर की ओर खींचती है, और इससे लंग्स का जो ऊपरी हिस्सा है उसका फैलाव होता है, और सामान्य श्वास प्रश्वास में इस हिस्से में वायु नहीं जाती। तो ताड़ासन के अभ्यास से लंग्स का ऊपरी वह भाग प्रभावित होता है जो सामान्य श्वसन प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होता है। तो इसमें लंग्स के ऊपरी हिस्से का फैलाव होता है। हस्तोत्थान आसन, ये सूर्य नमस्कार का 2 नंबर पर आने वाला आसन है, हस्तोत्थान आसन। तो इसमें भी सेम यही प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें ताड़ासन की अपेक्षा लंग्स का ज़्यादा फैलाव होता है, लेकिन मुख्य रूप से लंग्स का ऊपरी हिस्सा ही प्रभावित होता है। तो ये 2 आसन हो गए। और तीसरा आसन खड़े होकर जो तिर्यक ताड़ासन है, इसमें लंग्स का साइड का हिस्सा एक्सपेंस होता है, साइड का हिस्सा एक्सपेंड होता है और फैलता है। जब राइट बेंडिंग करते हैं तो लेफ्ट साइड का हिस्सा फैलता है, और जब लेफ्ट को बेंडिंग करते हैं तिर्यक ताड़ासन में तो राइट साइड का हिस्सा इसमें एक्सपेंड होता है, फैलता है। तो इसलिए जो सामान्य किसी भी आप दशा में देखें तो अगर साइड बेंडिंग के कुछ अभ्यास कर रहे हैं तो बात अलग है, अदरवाइज फेफड़ों के साइड का जो भाग है, जो राइट साइड और लेफ्ट साइड का भाग है, वह इन्हीं तरह के आसनों से प्रभावित होता है, अदरवाइज सामान्य दशा में उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तिर्यक ताड़ासन लंग्स के साइड के हिस्से को प्रभावित करते हैं। पेट के बल लेटने वाले में देखें तो ये भुजंगासन सर्प की आकृति जैसा है, जिसमें लंग्स का लगभग पूरा हिस्सा प्रभावित हो जाता है। क्रमशः सिर, चेस्ट और फिर नाभि तक का हिस्सा इसमें उठा लेते हैं, तो लंग्स पूरी तरह से फैल जाता है, और फिर यहाँ पर इसी समय इनहेल भी करते हैं। जितने भी वो आसन होंगे, जिस आसन को करते समय चेस्ट का हिस्सा या फेफड़े का हिस्सा फैल रहा होगा, उन सभी आसनों में उस पोजीशन में इनहेल ही किया जाता है, श्वास को अंदर भरा जाता है, इनहेल किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे फेफड़े का दायरा भी बढ़ता है और उसके अंदर की वायु की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे लंग्स कैपेसिटी में इजाफा होता है, लंग्स के एरिया में और लंग्स की वायु धारिता में वृद्धि होती है। ये भुजंगासन, धनुरासन उससे भी ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें पेट के बल लेट करके पैर को हाथ से पकड़ के ऊपर से फिर बॉडी को ऊपर की ओर खींचते हैं, तो लंग्स पूरी तरह से, क्योंकि पैर भी पीछे से ऊपर उठते हैं और आगे से हाथ भी ऊपर उठते हैं, तो इसमें लंग्स का पीछे का हिस्सा, मध्य का हिस्सा, साइड का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो एक्सपेंड होता है। तो धनुरासन सबसे ज्यादा लंग्स के एरिया को प्रभावित करता है। उधर धनुरासन और नीचे पीठ के बल लेटकर होने वाले आसनों में देखिए चक्रासन। ये 2 आसन ऐसे हैं जिसमें लंग्स का पूरा संपूर्ण भाग प्रभावित हो जाता है। तो धनुरासन पेट के बल लेटकर,
शलभासन में हम चूंकि पेट के बल लेटकर पैर को उठाते हैं एक एक करके, फिर दोनों, तो इससे जो पसली का निचला हिस्सा है, थोरेसिक का T12 जो है 11 10 का जो हिस्सा है, जो निचला हिस्सा है, वो लंग्स का निचला हिस्सा डायफ्राम के ऊपर वाला, वह मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है अगर हम फेफड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो। बाकी तो इसका सेक्रल पे, लंबर पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पर अस्थमा के रोग के दृष्टिकोण से आसनों को देख रहे हैं, तो वहाँ पर शलभासन के अभ्यास से लंग्स का जो निचला हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ये हो गए आपके पेट के बल लेटने वाले आसन। अब उसके बाद देखिए पीठ के बल लेटने वाले आसन। तो पीठ के बल लेटने वाले आसनों में से पवन मुक्तासन, सेतुबंधासन, चक्रासन, हलासन और सर्वांगासन, इतने आसन यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसमें पवन मुक्तासन में वायु को बाहर निकालते हैं, पेट पर पूरा दबाव आता है, तो लंग्स का एक तरह से संकुचन होता है, अब्डामेन का, हाथों का हिस्सा थोड़ा ऊपर की ओर जाता है, डायफ्राम का हिस्सा थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ता है। तो इसमें जो सामान्य प्रश्वास में, जो प्रश्वास मीन्स एक्सेल, तो सामान्य एक्सेल या सामान्य प्रश्वास में जितनी वायु बाहर निकलती है उससे ज़्यादा वायु बाहर निकलती है, तो लंग्स की पुरानी वायु पास आउट होती है और उससे लंग्स में फिर जब हम वापस आते हैं तो शुद्ध वायु का रेशियो बढ़ जाता है। तो पुरानी वायु को या सामान्य एक्सेल में जो वायु बाहर नहीं निकल पाती है, उस वायु को निकालने के लिए पवन मुक्तासन, नीचे बैठकर किए जाने वाले आसनों में पश्चिमोत्तानासन, ये दोनों आसन बहुत प्रभावशाली, पश्चिमोत्तानासन और ये पवन मुक्तासन, ये दोनों आसन लंग्स की भरी हुई, लंग्स में स्टोर पुरानी वायु को जो सामान्य एक्सेल के समय नहीं निकल पाती है, वो वायु भी इन आसनों के अभ्यास से निष्कासित होती है। सेतुबंधासन में पुनः लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, चक्रासन में सबसे ज्यादा बढ़ती है। चक्रासन और धनुरासन, ये दो आसन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ हलासन और सर्वांगासन में भी इन पे प्रभाव पड़ता है। तो ये पीठ के बल लेटने वाले आसन हो गए। बैठ कर किए जाने वाले आसनों में जितने भी आसन यहाँ पर दिखाए गए हैं, गोमुखासन, पश्चिमोत्तानासन, वक्रासन, सिंहासन, उत्तान मंडूकासन, उसमें गोमुखासन अस्थमा के लिए बहुत ही प्रभावशाली आसन है। गोमुखासन की विशेषता यह है कि जब आप गोमुखासन का अभ्यास करते हैं तो इसमें एक हाथ ऊपर की ओर से जाकर के फिर कोहनी से मोड़ करके उसकी हथेली पीठ पर आती है और दूसरे हाथ की हथेली नीचे से पीठ की ऊपर आती है और दोनों हाथ को इंटरलॉक करने की कोशिश करते हैं। तो इस अवस्था में जो हाथ ऊपर रहता है उसका उस साइड का फेफड़ा पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और दूसरी साइड का जो फेफड़ा है, जो लंग्स है, वो कम एक्टिव हो जाता है, उसमें उधर की ओर वायु का गमन कम होता है। तो इस आसन के अभ्यास से अदल बदल करके एक एक फेफड़े को एक्टिव किया जाता है। इसीलिए गोमुख आसन, और गोमुख आसन में पूरा का पूरा जो हाथ ऊपर होगा उस साइड का, यानी दाहिना हाथ अगर ऊपर है तो दाहिना फेफड़ा, बायां हाथ ऊपर है तो बायां फेफड़ा पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और उसका मैक्सिमम एरिया जो है वो खुल जाता है और सामान्य श्वास से जहाँ पर वायु अंदर नहीं जा पहुँच पाती है वहाँ भी वायु का गमन होने लगता है। तो इसलिए लंग्स कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए गोमुख आसन सबसे प्रभावशाली आसन है। इसके साथ साथ पश्चिमोत्तानासन वायु को निष्कासित करने में प्रभावशाली है। वक्रासन से स्पाइन की चूंकि ट्विस्टिंग होती है, तो ट्विस्टिंग मीन्स जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं, आधा हिस्सा एक तरफ आधा हिस्सा दूसरी तरफ, उसी तरह वक्रासन में हमारी बॉडी, अपर बॉडी अगर राइट जाएगी तो फिर हम निचले बॉडी को पैर मोड़ करके लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। तो इससे भी लंग्स की जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड से भी, फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग से भी जो वायु बाहर नहीं निकलती है, ट्विस्टिंग से वह वायु भी निष्कासित होती है। तो हमारे फेफड़े में भी, स्पाइन में ऐंठन होने से फेफड़े में भी ऐंठन होती है, लंग्स भी उससे ऐंठते हैं और मैक्सिमम वायु बाहर की ओर होती है, क्योंकि वक्रासन भी श्वास को बाहर निकालते समय किया जाता है। सिंहासन का प्रभाव थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसके साथ साथ इसमें जब हम आवाज़ करते हैं तो हमारी थ्रोट प्रभावित होता है और थ्रोट का भी कफ के जनरेशन में बड़ा योगदान है। कफ को जनरेट करने में, कफ की उत्पत्ति में
थ्रोट में इन्फेक्शन ज़्यादातर होता है, थ्रोट वैसे भी सेंसिटिव होता है, खट्टी चीज़ें या ठंडी चीज़ें खाने से थ्रोट का बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे में थ्रोट के इन्फेक्शन से बचने के लिए भी सिंहासन बहुत प्रभावशाली आसन है। तो ये आपको कुछ आसन दिखाए गए जो अस्थमा के रोगी को लाभकारी हैं। इनमें से जो जो आसन रेड दिखाए गए हैं, रेड कलर से, लाल रंग से, वह आसन अस्थमा के रोगी को या लंग्स की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, लंग्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। अब इसके बाद आइए देखते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में यहाँ 4 प्रकार के प्राणायाम दिखाए गए हैं। ये चारों प्राणायाम अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जयी और भ्रामरी, ये चारों प्राणायाम अस्थमा रोग में या दमा में प्रभावशाली हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही प्रचलित प्राणायाम है। एक नासिका से श्वास भर के दूसरी में निकालते हैं, फिर उसी से भरते हैं, पहले वाले से निकालते हैं। तो इसमें अनवरत श्वासों का क्रम, इनहेल और एक्सहेल का क्रम नासिका बदल बदल के होता है, इसीलिए इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। मुख्य रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर की सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है। तो इसलिए लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ाता है और मन को भी संतुलित रखता है। मन में की में विचारों की जो तीव्रता होती है उसको भी संतुलित करता है। और इस प्राणायाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हाइपो की अवस्था में और हाइपर की अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में किया जा सकता है, क्योंकि इस प्राणायाम के अभ्यास से दोनों सिस्टम संतुलन की ओर आते हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों संतुलित होते हैं। तो अगर सिंपैथेटिक एक्टिव है यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, और पैरासिम्पैथेटिक अगर एक्टिव ज़्यादा रहता है यानी कि बीपी लो रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं। यह प्राणायाम संतुलन को स्थापित करता है, इसलिए अगर रक्तचाप ज़्यादा है तब भी यही प्रभावी है, और रक्तचाप कम है तब भी यही प्राणायाम उसमें प्रभावी करेगा, दोनों अवस्थाओं को नॉर्मल अवस्था की ओर ले जाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो मुख्य रूप से हीट जनरेटिंग प्राणायाम है, और ग्रंथों में इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट उल्लेख है कि भस्त्रिका प्राणायाम कफ को नष्ट करता है। कफ को नष्ट करने वाला प्राणायामों में से सबसे प्रभावशाली अगर कोई प्राणायाम है तो वो भस्त्रिका प्राणायाम है। इस प्राणायाम को अगर अच्छे से किया जाए तो थ्रोट वगैरह में अगर कफ जनरेट हो रहा है तो तुरंत का तुरंत वो हीट, भस्त्रिका की गर्मी से वो तुरंत का तुरंत गले को छोड़ देता है और गला ठीक हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम सबसे प्रभावशाली प्राणायाम इस बीमारी में और उन सारी बीमारियों में जो ठंड से जनरेट होती है, क्योंकि यह प्राणायाम मुख्य रूप से हीट को जनरेट करता है। इसीलिए कहा गया है इस प्राणायाम के बारे में हठ प्रदीपिका में कि सुषुम्ना मार्ग पर जमे हुए कफ को भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से हटा दिया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम के प्रभाव से, उसके अभ्यास से सुषुम्ना नाड़ी के मुख पर जमा हुआ कफ समाप्त हो जाता है, जिसके प्रभाव से सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होने लगता है। तो यह कुंडलिनी जागरण में भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। इसके साथ साथ भस्त्रिका प्राणायाम डिप्रेशन, तनाव, अनिद्रा में भी बहुत प्रभावशाली है। परंतु भस्त्रिका प्राणायाम की सबसे प्रमुख सावधानी यह है कि इस प्राणायाम का अभ्यास हाई ब्लड प्रेशर में नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर में, उच्च रक्तचाप में भस्त्रिका प्राणायाम हानि करता है, क्योंकि इससे करने से हीट जनरेट होती है तो थोड़ा उसमें बीपी बढ़ भी जाता है करते समय। तो अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो और बढ़ जाएगा। इसलिए जिनका रक्तचाप अधिक रहता है ऐसे लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम से बचना चाहिए या कुशल योग प्रशिक्षक के देखरेख में करना चाहिए। मैं कुशल योग प्रशिक्षक का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम से ढेर सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान किया जा सकता है। तो अगर उन समस्याओं के साथ उच्च रक्तचाप रहता है तो इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम की गति और मात्रा, डोज निर्धारित करना होता है कि उससे रक्तचाप न बढ़ने पाए और भस्त्रिका प्राणायाम से होने वाले बेनिफिट्स भी मिल जाएं। तो इसलिए एक्सपर्ट उसकी स्पीड और उसकी डोज को, उसकी मात्रा को, उसकी फ्रिक्वेंसी को मैनेज कर लेता है कि कितना होना चाहिए। अब अगला प्राणायाम देखते हैं, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम मुख्य रूप से थायराइड, पैराथायराइड को प्रभावित करता है और इस प्राणायाम का अभ्यास भी इसमें किया जा सकता है। भ्रामरी प्राणायाम मन को संतुलित करता है।
मन में जो भी डिप्रेशन, तनाव की स्थिति होती है उसको ये दूर करता है और मन की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। बौद्धिक कार्य क्षमता का दबाव या बौद्धिक कार्य क्षमता की अधिकता से होने वाले जो दुष्परिणाम हैं उनकी अवस्था में भी भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। लेकिन प्राणायाम में अगर हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से भस्त्रिका प्राणायाम ही अस्थमा रोग में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। उसके बाद फिर नंबर आता है अनुलोम विलोम का। उज्जयी और भ्रामरी को किया जा सकता है, इनके अदर्स और ढेर सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर अस्थमा रोग से जोड़ कर देखें तो उनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली भस्त्रिका प्राणायाम ही है। ध्यान, अब इसके बाद ध्यान का अभ्यास है। क्योंकि ध्यान का अभ्यास हमारे मन को संतुलित करता है और हमारे मन के विचार, टेंशन, तनाव, अनिद्रा, यह सभी हमारे स्वास्थ्य के सारे अंगों को प्रभावित करते हैं। तो ध्यान के द्वारा हार्मोनल लेवल पर संतुलन होता है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत आने वाली जो ग्रंथियां हैं और उन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं वह सभी संतुलित होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसलिए ध्यान का अभ्यास भी अस्थमा जैसी बीमारी में किया जा सकता है और उससे भी इसमें लाभ मिल सकता है। इस तरह से अस्थमा रोग का योग द्वारा प्रबंधन, इस क्रम में हम लोगों ने मुख्य रूप से षटकर्म के अभ्यास को देखा। षटकर्म का अभ्यास इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी है और उसके बाद फिर प्राणायाम का अभ्यास। क्योंकि प्राणायाम श्वसन से जुड़ी हुई लंग्स की सीधी क्रिया है, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास और षटकर्म का अभ्यास, ये दो अभ्यास सीधे तौर पर प्रभावित हैं इस बीमारी के प्रबंधन में। इसके अतिरिक्त आसन और ध्यान के अभ्यास दूसरे नंबर पर इस बीमारी में प्रभावशाली होंगे। इस तरह से आज इस अस्थमा रोग का षटकर्म, आसन, प्राणायाम और ध्यान, इनके द्वारा उपचार की व्यवस्था को देखा गया। अब इससे संबंधित आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बताइए भाई स्टूडेंट्स, आप लोगों को इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। षटकर्म या फिर आसन या फिर प्राणायाम, इनको लेकर के कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं। अंशिका, यदुवंशी, देयर इज नो क्वेश्चन। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।